जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इनका हम लोग पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में देख लेते हैं कहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो पाता है। और हम ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं तो यहाँ से इस वीडियो से आपको ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो और आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके उसमें आप फिजिक्स का पहला चैप्टर का देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये ऑब्जेक्टिव है प्रकाश के परावर्तन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हम थ्योरी, अगर यदि आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ हम बताए थे कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है तो वो प्रतिबिंब बनाता है उल्टा। कैसा बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यह हमारा जो ऋणात्मक है तो इसका रिलेशन है उल्टा से, उल्टा ये वास्तविक होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दंत विशेषज्ञ मतलब होता है दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यहाँ पर ये कहना हुआ कि डॉक्टर जो दांत कुछ हो रहता है या दिक्कत होता है तो उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। ये समतल दर्पण का उपयोग घर में होता है। हम लोग जो अपना मुंह कान देखते हैं, अपना देखते हैं नाक कैसा है, कान में क्या है, नाक में क्या पहने हैं, कैसा है, तो ये सब चीज का प्रयोग होता है वहां पर समतल दर्पण का उपयोग करते हैं घर में। अब कंफ्यूजन होता है हम लोग को कहाँ पर, उत्तल और अवतल में। हम यहाँ एक ट्रिक बताते हैं। जब आप दर्पण का बात कर रहे, जब आपको बोले कि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो याद रखिएगा अवतल में देखिए 4 अक्षर है, उत्तल में देखिए 3 अक्षर है। यहाँ आप याद रखिएगा अवतल में बड़ा है तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल अक्षर में छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर दर्पण में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब ये होता है नाई लोग जो है अपनी दुकान में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाई लोग क्यों करते हैं दर्पण का उपयोग, ऐसा क्या है। तो ये वहां पर हम आपको याद दिला दें कि छोटे छोटे दाढ़ी भी न छूट जाए, छोटे छोटे दाढ़ी भी बड़ा दिखे दर्पण में, इसीलिए वहाँ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और किया जाता है तो कौन सा दर्पण है? तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है तो कौन सा दर्पण। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब शुरू में ही बताए थे हम, सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सीधा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब इसकी कौन सी नीचे में फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो आप जान लीजिए पहले वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर से, और आर का मान आपका दिया है कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र होता है आर बटे 2, ये सूत्र होता है। अब देख लीजिए आप आर कितना है, 32 cm बटे कितना है 2, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 16 cm। कितना cm आएगा? हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 cm। क्लियर होगा? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा क्या आवर्धन होता है, मतलब किसी समतल दर्पण का क्या आवर्धन हो सकता है, इसमें देख पाएंगे।
तो हमारा यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा, एक चीज हम आपको बता दें कि कभी भी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो न तो शून्य होता है न माइनस में होता है। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 का कितना हो जाएगा ए, यानी कि +1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। पिछले सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था और आपसे पूछा जा रहा था कि फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर आपको फोकस दूरी दे रखा है और वो पूछ रहा है आपसे वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सेम सूत्र वही लगेगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको आर मांग रहा है, तो आर बराबर सूत्र याद रखिएगा, उसी को भी आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं। आर बराबर सूत्र होता है 2f, तो 2 इंटू एफ, एफ का मान कितना है, 75 सेंटीमीटर है। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। तो हमारा यहाँ सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 150, 150 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आंख नाक गला के चिकित्सक, मतलब आंख नाक गला के जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है। ये क्वेश्चन हम शुरू में बताए थे। वो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अतः हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वो समस्या का समाधान करने का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होता है वो क्या होता है। तो हम यहाँ बता दें आपको, कभी भी आवर्धन का मान वो एक नहीं हो सकता है। कभी भी आवर्धन का मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, और कभी भी आवर्धन का मान एक और एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये दोनों आप याद रखेंगे। तो एक से कम हो सकता है, ठीक, न तो अनंत हो सकता है। तो यहाँ तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। तो अतः हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। ऑप्शन नंबर सी 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। हम बताए थे आपको कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। अतः हमारा ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। यानी कि गोलीय दर्पण फोकस दूरी यानी कि एफ आपको दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, +20 सेंटीमीटर। तो हम बताए थे आपको गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो हम उसमें ये बताए थे आपको कि फोकस दूरी जो होता है ना वो धनात्मक होता है उत्तल का। किसका होता है, उत्तल का। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ क्या बोला है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम बताए थे आपको, समतल दर्पण में आभासी बनता है, अवतल में दोनों बनता है, उत्तल में आभासी बनता है। इसका मतलब है कि हमारा तीनों में आभासी बन सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ये तीनों में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उनको ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप अगर बी मारते हैं आंसर तो ये हमारा गलत आंसर है, ये उत्तर सही नहीं है। तो हमारे जो सही उत्तर हो जाए वो प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। तो अतः हमारा ये जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये समझ गए होंगे, ए एवं, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेल लगा कागज क्या है। तेल लगा कागज पारदर्शक है, पारभासी है या अपारदर्शक है, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि पारदर्शक किसको कहते हैं, कि जिसमें प्रकाश आर पार जाए उसको पारदर्शक कहते हैं, जिसमें नहीं जाए उसको अपारदर्शक कहते हैं, जिसमें कुछ भाग जाए उसको पारभासी कहते हैं। तो तेल लगा कागज जो हमारा होता है वो होता है पारभासी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण किस किरण पुंज का उदाहरण है। मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश आती है वो किस किरण पुंज का उदाहरण है। तो ये जो हमारा उदाहरण है वो है समांतर किरण पुंज की। किरण पुंज का उदाहरण है समांतर किरण पुंज का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश परावर्तन के तो ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 है। कितने हैं? 2। थ्योरी में हम पढ़ाए थे आपको, आप बताइए प्रकाश परावर्तन की पहला नियम क्या है। तो इसमें हम आपको ये बताए थे कि ये जो आपतित किरण है, आने वाली किरण, ये आपतित किरण यहाँ से गुजर रही है परावर्तित किरण, तथा इनके बीच में जो डाला गया लंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम प्रकाश परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण जिसको कोण आई कहते हैं और परावर्तन कोण जो होता है ये दोनों बराबर होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। अगर याद ये आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में तो आप अच्छी तरह इनको लिख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज दे दिया है, सीधा प्रतीत होता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें कि प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो आप याद कीजिए, हम बताए अवतल में क्या होता है, इसमें सीधा यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या, सीधा। तो या तो वो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा। ये 2 ही प्रतिबिंब ऐसा है जिसमें सीधा बनता है, और बनता इसमें अवतल में क्या होता है, दोनों बन जाता है। अतः हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। तो आपको पता होगा कि यदि आप टॉर्च जलाते हैं तो आप सामने में देखेंगे कोई दीवार आ जाता है, कोई घर आ जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रोशनी उस घर के उस साइड तक चले जाए, क्योंकि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो अभी हम तुरंत बताए थे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बताए कि आपतन कोण कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर निकल कर आता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो हम पीछे भी बताए थे, दाढ़ी नाई लोग बड़ा देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार के अग्रदीप। यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। जैसे ही गाड़ी का नाम आता है उनको एक ही बात दिमाग में रजिस्टर रहता है, साइड मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, कार के अग्रदीप का मतलब होता है आगे वाला जो उसका लाइट होता है उसमें देखिएगा आप छोटा सा बल्ब लगा होता है, और वो रोशनी क्या देता है, ज़्यादा मात्रा में फैलाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब में आप याद कीजिए हम कौन सा दर्पण बताए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दिख जाएगा आपको। क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, हाँ ये आता है। पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे का दृश्य। पीछे जो गाड़ी आती है, पीछे कोई आदमी आ रहा है, पीछे कुछ भी आ रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किस दर्पण का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में। अब कहिएगा इनका उपयोग करते क्यों है। तो आप देखे होंगे कि लेफ्ट साइड से यदि कोई गाड़ी जा रही है और उसको हमको ओवरटेक करके आगे जाना है, वैसे आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है। हम लोग को ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी और किसी भी काम से बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है हमारी ज़िंदगी। इसीलिए कभी भी गाड़ी को इतना ना स्पीड चलाएं कि कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। आए दिन हम लोग अखबार में, मोबाइल में ढेर सारा वीडियो में देखते रहते हैं किस तरह गाड़ी की तेज रफ्तार कारण जो है बहुत सारे लोग मतलब अपने मतलब उम्र से बहुत बहुत कम ही उम्र में जो है दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। तो फिर भी हम लोग को अगर आगे बढ़ना होता है तो हम लोग पहले राइट साइड वाले आईना में देखते हैं पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और वो गाड़ी पूरा ट्रक, मान लीजिए इतना बड़ा ट्रक, वो पूरा आईना, इतना छोटा सा आईना में पूरा ट्रक का चित्र आ जाता है, वहां प्रतिबिंब बनता है छोटा। तो छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है तो हमको पता हो, हम आप लोग को बताया है कि वो दर्पण है उत्तल। क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए, सॉरी यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, रखे गए बीम की दूरी क्या ली जाती है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाता है उसका जो क्या कहते हैं बीम की दूरी ली जाती है, वो क्या ली जाती है। क्या ऋणात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ए और बी दोनों ली जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी की धनात्मक होती है। तो तभी हम बताए थे क्वेश्चन में आपको कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए एवं बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है इसमें प्रतिबिंब। क्यों, आप घर में जो आईना लगा होगा उसमें आप चेहरा जैसा देखिएगा वैसा ही वास्तव में दिखता है, लेकिन वास्तविक तो हो गया, लेकिन हम आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के सामने लेते आएंगे। और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आपको आना तो तय है, लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में आने का चांस है। तो ये ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट था। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।